नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ रही अराजकतावादी मनोवृत्ति पर अपना विचार प्रकट करना चाहूँगा। मेरे देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो कार्यरत न्यायाधीश गण हैं वे शायद ये समझ रहे हैं कि वे सरकार से अलग एक तंत्र हैं, जबकि जब भी बात की जाती है और संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था दी गई है उसमें सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका ये सरकार के 3 अंगों के रूप में कहे गए हैं। सरकार के इन तीनों अंगों में जहां एक दूसरे से सर्वोच्च अपने को सिद्ध करने की प्रवृत्ति है, वो खतरनाक भी है। खतरनाक इस मायने में कि हमारी सरकार में जो सरकार के तीनों अंग हैं वे अलग अलग कार्य करते हुए भी सरकार के रूप में ही एक साथ व्यवस्थित दिखाई दे सकते हैं। जैसे कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास, तो उसको लागू करने का दायित्व कार्यपालिका के पास और उसका पालन न करने वाले को दंड देने का दायित्व न्यायपालिका के पास है। तो सरकार की ये तीनों अंग जब परस्पर सामंजस्य के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने अपने दायित्व का पालन करेंगे तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। लेकिन जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायाधीशों के नियोजन में कॉलेजियम व्यवस्था को अपना रखा है और स्वयं अपने ही द्वारा नियोजित कॉलेजियम व्यवस्था को अपना रखा है, उसके कारण वे अपने को सर्वतंत्र स्वतंत्र समझ करके आचरण करने लगे हैं। जबकि इस देश में जनता सर्वोच्च है और जनता जब अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तो अपनी सर्वोच्च शक्ति उसमें निहित करने के नाते भारतीय संसद और उस संसद के माध्यम से तैयार संगठित गठित जो कार्यपालिका है उसमें सर्वोच्चता सिद्ध होती है। न्यायपालिका को अपनी सीमाओं का अगर भान नहीं है तो उसका भान कराएगा कौन? इसका कारण एक तो ये है कि उन्होंने अपने नियोजन और नियुक्तियों के लिए जो अपनी कॉलेजियम व्यवस्था अपना रखी है और स्वयं के द्वारा निर्धारित कॉलेजियम व्यवस्था अपना रखी है, उसी के कारण से उनके भीतर एक तरह से अराजकतावादी मनोवृत्ति अपनाने की इच्छा शक्ति जो है विद्यमान हो गई है। अन्यथा अगर कोई न्याय आयोग गठित करके न्यायाधीशों के चयन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का एक तंत्र
हमारे देश में पहले से होता तो मैं समझता हूं कि न्यायाधीश भी एक विधिक प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए जाते और उसकी मर्यादा को धारण करते हुए आचरण करते और उनमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही लोगों को नियुक्त करके और सर्वोच्च बने रहने की जो दुष्प्रवृत्ति विद्यमान है वो सीमित हो जाती है। उनके भीतर यह भी भाव बना होता कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या जितने भी न्यायालय के स्तर हैं उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि न्याय किसके पक्ष में है और पीड़ित कौन है इसका ध्यान रखते हुए न्याय इस रूप में प्रस्तुत करते कि वह सिर्फ निर्णयात्मक न होकर अनुभूत होने को भी सिद्ध करता। न्यायालय का काम सिर्फ निर्णय देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका उद्देश्य न्याय देना होना चाहिए और न्याय लोगों को, जनता को, जो जनता में सर्वोच्च लोकतांत्रिक शक्ति है उसको अनुभव में आना चाहिए कि न्याय हो रहा है। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष तौर से और उच्च न्यायालयों में भी ऐसी स्थिति है कि हमारे न्यायाधीश गण ये मान बैठे हैं कि वे जो चाहे सो निर्णय करें, जैसा चाहे वैसा दृष्टिकोण अपनाएं, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, उन पर जनता का भी नियंत्रण नहीं है, बल्कि जनता उनसे नियंत्रित अब होनी चाहिए। इस सब के कारण से हो ये रहा है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय और उसमें जो न्यायाधीशगण हैं वे सब अराजक मनोवृत्ति को प्रश्रय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सही है कि सरकार के तीनों अंग इस तरह से कार्य करें कि जनता की सर्वोच्च आकांक्षा शांतिपूर्ण और जो सुरक्षित सुखमय जीवन है वो सर्वत्र प्रस्तुत होता हुआ दिखने लगे। ये नहीं होना चाहिए जैसा कि आज हो रहा है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय देश में तमाम बड़ी बड़ी पीड़ादायक घटनाएं घटती हैं, सबका स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? वो जिसको चाहता है स्वतः संज्ञान लेता है और जिसको चाहता है उसकी उपेक्षा कर देता है। जहां अत्याचार हुआ है, अभी इधर मणिपुर में जो हमारे देश की दो बहनों द्वारा के प्रति जो दुराचार मणिपुर में प्रस्तुत हुआ वो लोमहर्षक और अत्यंत पीड़ादायी है। लेकिन वैसी ही घटनाएं, उससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई और वहां की सरकार के संरक्षण में हुई। उस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने लिया?
इस देश में अगर कोई सर तन से जुदा करने का स्वतः निर्णय लेकर के और किसी कन्हैया का सर तन से जुदा कर देने का आचरण कर देता है और उसका भी वीडियो प्रसारित होता है, तो आखिर हमारा सर्वोच्च न्यायालय सोया क्यों रहता है? वहां भी तो उसे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कानून का अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति में अध्यारोपित होना चाहिए। लोगों को एहसास होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन जहां कहीं ऐसे कृत्य होते दिखते हैं, आखिर महाराष्ट्र के पालघर में जो 2 साधुओं की एक भीड़ ने नृशंस हत्या कर दी, वहां आखिर सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने की क्यों नहीं सूझी? इसके पहले भी जब आदरणीय नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, उसी मणिपुर में 750 लोगों की हत्या हुई। वहां उपद्रवी तब तो इतने सक्रिय हो गए, लेकिन तब तो सर्वोच्च न्यायालय को यह नहीं कहने की सूझी कि आपने, और जबकि वहां दोनों जगह केंद्र और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तब तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की कोई टिप्पणी नहीं आई। सर्वोच्च न्यायालय को यह करना चाहिए कि जिन माताओं के साथ, जिन बहनों के साथ दुराचार हुआ, उनको न्याय मिले और कड़ाई के साथ मिले, ऐसे लोगों को मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय को सरकारी तंत्र और दूसरे जो हमारे जैसे सीबीआई और राज्य जैसे तंत्र हैं, उनसे उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको खंगाल करके तदनुरूप निर्णय लेने का आचरण करना चाहिए था। आखिर मणिपुर में हथियार कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? इसमें क्या सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं है? देश सुरक्षित रहे, आंतरिक रूप से शांतिपूर्ण जीवन सर्वत्र विद्यमान रहे, ये व्यवस्था करना सरकार के तीनों अंगों की जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी का एहसास तीनों अंगों को होना चाहिए और जनता में उसका उचित संदेश भी जाना चाहिए। आखिर शाहीन बाग में जो कुछ घट रहा था, जितने लोग मारे गए थे, सर्वोच्च न्यायालय मूक दर्शक जैसा क्यों बना रहा? उसने कड़ी कार्रवाई करने के लिए स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? और अपने को विवश क्यों दिखा रहा था? महात्मा गांधी जी के हत्या होने के बदले में महाराष्ट्र में जिन 5000 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या कांग्रेसियों द्वारा की गई और उसमें केंद्र की नेहरू सरकार द्वारा उसको सह देने का कार्य किया गया, उस पर स्वतः संज्ञान लेने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों नहीं किया था?
राजस्थान में आए दिन जो बहू बेटियों पर भीषण अत्याचार हो रहे हैं, वहां सर्वोच्च न्यायालय मूक दर्शक क्यों बना हुआ है? ऐसा थोड़े होगा कि एक के पक्ष में आप आंख मूंद करके आचरण करोगे, दूसरे के पक्ष में आंख मूंद लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश का सर्वोच्च हित, इस देश की सर्वोच्च सुरक्षा और इस देश में सर्वोत्तम रूप में स्थापित न्याय ही सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के तीनों अंगों का कर्तव्य होना चाहिए। अगर इसमें चूक हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब विधानसभा का 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो जो भीषण हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई और जितनी बहु बेटियों माताओं के साथ दुराचार हुआ, क्या सर्वोच्च न्यायालय को उसकी जानकारी लेकर उस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अभी पंचायत चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो भीषण हिंसा हुई उस पर सर्वोच्च न्यायालय क्यों एक तरह से मूक दर्शक बना रहा? और उसने स्वतः संज्ञान, जबकि वहां की हाई कोर्ट सक्रियता दिखा रही थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से उस सक्रियता को कुंद करने का काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं, अभिजीत सरकार के भाई की नृशंस हत्या हो गई और उसने सर्वोच्च न्यायालय में आकर के अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए दस्तक देने का कार्य किया, लेकिन इसी सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी बात सुनने से क्यों इनकार कर दिया? मनीष कश्यप ने बिहार में अपनी पत्रकारिता को ईमानदारी से प्रस्तुत करने का कार्य किया था और जिस सच्चाई को अनावृत करके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखने का कार्य किया था, उसकी सर्वोच्च न्यायालय ने जानबूझ करके उपेक्षा क्यों कर दिया? अभी बिहार में हिंसा की जो घटनाएं घटी हैं, जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ है उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेने की क्यों नहीं सोची? ऐसा नहीं हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ढंग से अपनी मनमानी करे और देश उसके बारे में कुछ भी न कहे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का सवाल आ जाएगा। यह अवमानना एक तरफा नहीं हो सकती। अगर सर्वोच्च न्यायालय इस देश की जनता की अवमानना करता है आखिर बिना जाने, बिना अध्ययन किए, बिना समीक्षा किए राहुल गांधी को एक समूह या एक वर्ग विशेष के अपमान के दंड स्वरूप जो उनकी संसद सदस्यता को निरस्त किया गया और
उनकी सजा को 2 साल कैद के रूप में हाई कोर्ट के द्वारा भी स्वीकार किया गया। उसको पूरा अध्ययन करने के उपरांत ही सर्वोच्च न्यायालय को किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए था। क्यों वो पहले ही किसी नतीजे पर पहुंच गया? इससे सिद्ध है कि सर्वोच्च न्यायालय या दूसरे जो उच्च न्यायालय हैं, ये सब दूध के धुले नहीं रह गए। सच्चाई तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, वे जब कम से कम 10 वर्ष तक लगातार वकालत करके, मुवक्किलों का खून चूस चूस करके संवेदनहीन और हृदयहीन हो गए होते हैं, तब कहीं जाकर वो न्यायाधीश बनते हैं, माननीय न्यायाधीश बनते हैं, मिलार्ड बनते हैं। तो भला उनके भीतर एक व्यापक संवेदनशीलता कैसे उत्पन्न हो? व्यापक संवेदनशीलता के लिए देश की प्रत्येक घटना पर सर्वोच्च न्यायालय को अगर स्वतः संज्ञान की अवधारणा उसके पास, उसके नियम है, तो उस पर उसकी दृष्टि होनी चाहिए। और या तो प्रशासन तंत्र को, कार्यपालिका को सिर्फ सक्रिय होने के लिए निर्देश देने का कार्य करना चाहिए और उससे रिपोर्ट आदि मंगवा करके वास्तविक स्थिति जान करके कोई नतीजा निकालना चाहिए। एक वर्ग अत्याचार सह रहा है और दूसरा वर्ग अत्याचार कर रहा है। आखिर बात बात पर अभी हाल में पिछले शनिवार को जगह जगह मुहर्रम के जुलूस में जो पत्थरबाजी की गई, जो पुलिस पर पत्थर फेंके गए, हथियार लहराए गए और एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने का आचरण अराजक तत्वों द्वारा, मुस्लिम अराजक तत्वों द्वारा करने का कार्य किया गया, उस पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने की क्यों नहीं सूझी? उस पर भी उसे सूझना चाहिए। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। हमारी न्यायपालिकाएं सिर्फ निर्णय देने का कार्य कर रही हैं, न्याय नहीं कर रही हैं। तभी तो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के निचले न्यायालयों तक लगभग 8 करोड़ मुकदमे पंजीकृत होकर के धूल फांक रहे हैं। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के पास ही 75,000 मुकदमों की लंबी फहरिस्त है। उस पर जल्दी से निर्णय करने की और विचार पूर्वक निर्णय करने की प्रवृत्ति सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं दिखाई देती? क्या देर अंधेर नहीं है? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, ये बात तो अलग है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में और उसके निचले न्यायालयों में अनपेक्षित विलंब छोटे छोटे मुकदमों को लेकर के भी होना महा अंधेर से कम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं इसके प्रति सजग होता? दूसरे और न्यायालय इसके प्रति क्यों सजग नहीं होते? उच्च न्यायालयों में भी जो निर्णय होते हैं उसकी सम्यक वीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करने के उपरांत तब उसके संबंध में अपनी टिप्पणी
या उसको उसके निर्णय को बदलने या कम करने या रूपांतरित करने का कार्य करना चाहिए। पहले से ही पूर्वग्रह धारण कर कि हमें इसके विरोध में ही निर्णय करना है। सरकार का सर्वोच्च न्यायालय के उपरांत का जो अंग है कार्यपालिका, अगर कार्यपालिका ठीक से कार्य न कर रही हो तो उसको ठीक से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, सजग करना, निर्देशित करना, ये तो समझ में आता है। और ठीक से कार्य नहीं होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी जानकारी खुद लेने का कार्य करना चाहिए। और अगर उपयुक्त कार्य हो रहा है, उसका अध्ययन हो जाता है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा कृत्य करने से पूर्णतः बचने की जरूरत है। स्वतः संज्ञान का उसका विशेषाधिकार अनुशासनहीन नहीं है। स्वतः संज्ञान उन सब अपराधों के प्रति सर्वोच्च न्यायालय को लेना चाहिए जो हमारे देश को विचलित करती हैं। नूपुर शर्मा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आंख मूंद करके टिप्पणी करने का कार्य किया। उससे असंतोष और विरोध इतना व्यापक रूप में समाज में उपजा कि सर्वोच्च न्यायालय उसकी आज तक भरपाई नहीं कर सका है। ये कैसे होगा? एक वर्ग जो चाहे करे, जो चाहे बोले और दूसरा उसका उत्तर भी ना दे। अगर हमारी सरकारें, मतलब सरकार के तीनों अंग ठीक से कार्य नहीं करेंगे तो समाज में विप्लव होगा, आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, मारकाट होगी। एक वर्ग अगर बात बात पर तलवार लहराएगा, इस देश के सारे नागरिक एक समान स्तर के होने चाहिए और उस समान स्तर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुष्टीकरण नहीं, समावेशीकरण, सबके साथ समानता का व्यवहार न्यायालय में भी होना चाहिए, कार्यपालिका में भी होना चाहिए, व्यवस्थापिका में भी होना चाहिए। किसी पर अत्याचार हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि उसको दूसरे पर अत्याचार करने का अधिकार मिल जाता है। ये देखने का कार्य सरकार के तीनों अंगों को करना होगा कि किसी के प्रति भेदभाव और अन्याय न होने पाए और कोई व्यवस्था से ऊपर भी अपने को न समझ सके। आखिर सर्वोच्च न्यायालय को क्या ये नहीं मालूम है कि जिन लोगों ने सर तन से जुदा करने का नारा दिया, जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दिया और जिन लोगों ने उनका साथ दिया, वे देश विरोधी रहे हैं कि नहीं रहे हैं? और किसी भी रूप में अगर देश विरोध की प्रस्तुति की जा रही है तो उस पर सरकार के तीनों अंगों के कान खड़े होने चाहिए और तीनों अंगों को अपने अपने दायित्व का इस तरह से पालन करना चाहिए कि
देश विरोधी प्रवृत्तियां और देश विरोधी शक्तियां समाप्त हो जाएं। जो व्यवस्था न्यायाधीशों के चयन की है, वो व्यवस्था भी प्रश्नवाचक के घेरे में है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद नाती, ये क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते जाते हैं। ये कैसे होते जाते हैं? इसके लिए न्यायाधीशों के चयन हेतु उपयुक्त, व्यवस्थित और विधि सम्मत न्यायाधिकरण, न्याय आयोग जब तक गठित नहीं होगा तब तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय की मनमानी चलती रहेगी और वो निरंकुश बनता जाएगा। इसको रोके जाने की जरूरत है। जनता के हितों का संरक्षण करना सबका धर्म है। भारी भारी वेतन लेकर और अपने लिए सुरक्षा तंत्र की उपयुक्त व्यवस्था पाकर ये हमारे न्यायाधीश अपने को देश से ऊपर समझने का आचरण करते हैं। अधिकारीगण देश से ऊपर समझने का आचरण करते हैं। मंत्रीगण अपने को देश से ऊपर का समझने का आचरण करते हैं। सबको अपनी मर्यादा का भान होना चाहिए और जो मर्यादा का उल्लंघन करे उसके लिए उपयुक्त दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए, चाहे वो न्यायाधीश ही क्यों न हो। कैसे खेल न्यायाधीश हमारे न्यायालयों में चल रहा है। न्याय प्रबंधित किए जा रहे हैं, न्याय खरीदा बेचा जा रहा है, रुपए लिए जा रहे हैं, लाभियां हमारे न्यायपालिका में विद्यमान है, सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में, और उसके हिसाब से निर्णय किया जा रहा है। और तो और जब हमारे न्यायाधीश इतने भुक्खड़ हो जाएंगे कि उनका पेट ही नहीं भरेगा, वे चकला घर तक चलाने लगेंगे, तो ऐसे न्यायाधीशों से क्या उम्मीद की जाएगी। ब्रिटिश कालीन जो न्याय व्यवस्था हमारे देश पर थोपी गई है, वो इतनी समय साध्य और इतनी व्यय साध्य है कि एक सामान्य जन न्याय पाने की उम्मीद छोड़ बैठता है। पीढ़ियां चुक जाती हैं, मुकदमा चुकता ही नहीं। बाप मरा, बेटवा मरा, मरिगा तेहू कपूत, चलत मुकदमा ना मरा, जज वकील करतूत, पनात्यु पाए बुढ़ौती, मुकदमा भवा बपौती। ये दृश्य हमारे देश की न्याय व्यवस्था में चल रहा है। और जनता के शोषण का जरिया बना हुआ है हमारा न्यायालय। जनता तो विवश होकर न्याय पाने की अभिलाषा में मुकदमा, वाद न्यायालय में ले जाती है, लेकिन उसे न्याय मिलता कहां है। जब 16-16 साल इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को और दूसरे लोगों को न्याय पाने में लग जाएगा,
तो समझा जा सकता है कि आम जनता के प्रति न्याय का क्या हश्र है। अरे भाई, आप अगर इतने भूखे हो तो न्याय पाने की अभिलाषा में जो आपके पास जाते हैं उनसे ठेका ले लो और उनको ये बता दो कि आपको बार बार पेशी पर नहीं आना है, वकीलों को बार बार पैसा नहीं भुगतान करना है, वकीलों की फीस अपनी जो फीस है दोनों को भैया निर्धारित कर लो, लेकिन न्याय तो समय से कर दो। आखिर कैसे निचली अदालत से ऊंची अदालत तक न्याय भटकता रहता है, फिर भी जीवन चुक जाता है, न्याय की आशा कभी चुकती ही नहीं। उसका सिर्फ यही कारण है कि मुवक्किलों को मनमाने तौर से चूस चूस करके तब हमारे देश के मिलाड नियुक्त किए जाते हैं। वे जब इतने चूस चुके होते हैं कि उनके भीतर करुणा, संवेदनशीलता, न्याय के प्रति समर्पण की प्रवृत्ति समाप्त तो हो चुकी होती है, तब वो मिलाड बनने के लिए अग्रसर कर दिए जाते हैं। फिर वे मनमानी करते हैं, ये जितना दिन चाहे मुकदमा लटकाए, वकील जितना दिन चाहे उनसे अवसर पाए और आम जनता न्याय की आशा में उनके द्वार पर भटकती रहे। यही तो हमारी न्याय व्यवस्था में आज तक हो रहा है। तभी तो कोई राजा राम महीने 2 महीने जिसको कारागार की सजा मिलनी चाहिए वो 35 वर्ष तक जेल में सड़ जाता है। उसकी जिंदगी चुक जाती है, उसके जीवन का जो क्रीम हिस्सा है वो खत्म हो जाता है। मुझे मालूम है एक जीवित कारतूस अवैध रूप से रहने के प्रकरण में एक व्यक्ति को हवालात में डाल दिया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दंड यदि दिया जाता तो 1 महीने से अधिक की सजा उसे न मिलती, लेकिन वो विचाराधीन कैदी के रूप में 13 वर्ष तक कैद में रहा। भला हो उन पत्रकारों का जिन्होंने जेल में कैदियों का हालचाल पूछने के लिए जाने का कार्य किया, जिससे उस व्यक्ति की फाइल खुल सकी जो धूल फांक रही थी, और तब उसके पक्ष में जो निर्णय दिया गया वो ये दिया गया कि इसके अपराध का दंड सिर्फ 1 महीने की सजा है और इसने 13 वर्ष जेल की सजा
झेल चुका है, अतः इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। बताइए कौन सी इज्जत आपने सुरक्षित रखा? जब भी कोई व्यक्ति जेल या कारागार में जाता है, उसी दिन उसकी इज्जत भी समाज में उतर जाती है। हमारे मिलाडगण अगर कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा कोई प्रबंध कर दें कि अगर किसी पर किसी अपराध का आरोप लगे तो उसकी ठीक से जांच पड़ताल हो जाए, और अगर किसी के बारे में अंदेशा हो कि वो जेल से बाहर रहकर जांच को दुष्प्रभावित कर सकता हो, तो उसके लिए कोई अन्य व्यवस्था कर दी जाए। और जब कोई पूरी तरह से जांच में ये सिद्ध पाया जाए कि वो अपराधी है, उसने अपराध किया है, तब उसे जेल की सलाखों में डाला जाए। तो क्या ये बात बनाई नहीं जा सकती? सबसे पहले किसी व्यक्ति को उस पर आरोप किसी ने लगाया, झूठा लगाया कि सच्चा लगाया, या कैसे लगाया, किन कारणों से लगाया, उसकी पूरी पड़ताल हुए बगैर ही किसी को पहले वारंट जारी करके अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में वो अरेस्ट करता है। उसी दिन तो उसकी सारी इज्जत समाज से तिरोहित हो जाती है। फिर कौन सी बाइज्जत बरी करने की बात हमारा न्यायालय या हमारा न्यायाधिकरण करता है? बाइज्जत कहाँ है? इज्जत तो रह ही नहीं गई। समाज तो, अरे वो जेल में बंद थे, वो तो जेल का कैदी रह चुका, उसने सजा काटी है, उसकी समाज में वो ऐसे ही उपेक्षा हो जाती है। ये सब आखिर हमारे न्यायालयों को विचार करने की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए? इतने सारे मुकदमे न्यायाधीशों के चक्कर में, न्यायालयों के चक्कर में, अदालतों के चक्कर में क्यों धूल फांक रहे हैं? इसकी क्यों नहीं व्यवस्था हमारी न्यायपालिका को करनी चाहिए? और न्याय पाकर कोई व्यक्ति संतुष्ट क्यों नहीं होता है? इसका अर्थ है कि हमारे न्यायाधीश स्वयं विशेष अध्ययन तो करते नहीं किसी केस का। वकीलों ने जिस तरह से बहस कर दी, उसी से अपनी एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट बना करके बस निर्णय कर बैठते हैं। मुझे विश्वास है अगर किसी व्यक्ति को, जिसमें एक वादी एक प्रतिवादी दोनों होते हैं, अगर उसको अपने न्याय से संतुष्ट कर दिया जाएगा और उसको ये बोध दिला दिया जाएगा कि किसने अन्याय किया है और कैसा कैसा किया है, किस किस तरीके से किया है और किस तरह से अगला व्यक्ति पीड़ित हुआ है, और तब जब दोनों पक्षों को इस बात का बोध हो जाएगा, तो फिर कोई व्यक्ति एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट में और अंत में सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का प्रयत्न नहीं करेगा। वो न्याय से संतुष्ट हो जाएगा। हमारे देश में, हमारे देश की न्यायपालिकाओं के निर्णय से वादी गण, प्रतिवादी गण दोनों ही संतुष्ट नहीं होते और वकीलों का एक धंधा चलता रहता है। वकील भी नहीं चाहते हैं कि मुकदमा चुके, और हमारे न्यायाधीश भी ये समझते हैं कि वकील, मैं भी तो वकील रह करके ही जज हुआ हूं, न्यायाधीश हुआ हूं,
तो ये कुल मिलाकर के हमारे भाई हैं, इनको मुकदमा मिलता रहे, इनका मुकदमा चलता रहे, ऐसी व्यवस्था हमारी न्यायपालिका ने कर रखा है। नहीं तो हर प्रकार के मुकदमे की एक उम्र होनी चाहिए और उस पर वो निर्णय हो जाना चाहिए, और वो निर्णय ऐसा न्यायपूर्ण होना चाहिए कि दोनों पक्ष संतुष्ट हों, तब जाकर के न्याय न्याय कहलाने का अधिकारी होगा। अन्यथा स्वतः संज्ञान अपने मनमानी ढंग से लेने की जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की मनोवृत्ति है, उच्च न्यायालयों की मनोवृत्ति है, ये जनता के बीच द्वेष को, अन्याय को, भेदभाव को खड़ा करने का कार्य करेगी। और अगर एक वर्ग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर, पहले से ही तैयार होकर, शाहीन बाग में आखिर क्या हुआ था? एनआरसी, सीएए का जो बेजा विरोध कुछ राजनीतिक दलों की शह पर कुछ लोगों ने मिलकर के किया और रास्ते को जाम करके 3-3, 4-4 महीने, साल भर तक बनाए रखा। आखिर किसान आंदोलन के नाम पर जो अराजकता हमारे देश में उत्पन्न की गई, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, क्या कर सका है? अपने मुंह तुम आपन करनी, महिमा बहुरी भांत तुम बरनी वाली बात है। आखिर यदि अनुशासन समाज में स्थापित करके कोई आंदोलन नियोजित किए जाए, तमाम रास्ते किसान आंदोलन में बंद करके रखे गए, तो जो उन सड़कों पर से, उन रास्तों पर से जाने वाले लोग थे, क्या उनके अधिकारों का संरक्षण किया गया? क्या उसका कोई विकल्प निर्धारित किया गया कि जैसा भी जो चाहे वो आंदोलन करे, उचितानुचित के पक्ष में कोई दृष्टिकोण तक न उत्पन्न किया जाए? किसान आंदोलन के प्रकरण को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेटी बनाई, जो समिति बनाई, उस समिति के निर्णय को भी तो उन आंदोलनकारियों ने नहीं माना। अंत में न्यायालय की व्यवस्था को समझते हुए ही सरकार ने जनहित में परिस्थिति को बदलने के लिए ही खेती किसानी से संबंधित कानून को वापस लेने का कार्य किया, जबकि उसमें ऐसी कोई बात थी ही नहीं। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर तक कर दिया था। उसकी सम्यक परीक्षा करके तब उसके वापस होने की बात या लागू करने की बात होनी चाहिए थी। केवल बहाना बनाया गया, जबकि 50 वर्षों से तरह तरह से चिंतन विचार ऐसे प्रकरणों में आते रहे थे। तो इस सब का लब्बो-लुबाब दृष्टिकोण यही है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सीमाओं का ध्यान में रखते हुए ही कोई टिप्पणी, कोई स्वतः संज्ञान
या कोई जनहित याचिका स्वीकार करने का कार्य करना चाहिए। समान स्तर के गंभीर संज्ञेय आपराधिक प्रकरण पर एक समान दृष्टि हमारी न्यायपालिका की होनी चाहिए। हजारों महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल में दुराचार विधानसभा चुनाव के समय और अभी पंचायत चुनाव के समय हुआ। तमाम लोग बेघर बार हो गए, कितने लोग मार डाले गए, लेकिन हमारा सर्वोच्च न्यायालय मूक दर्शक मात्र बना रहा। कारण क्या था? और मणिपुर में जो हिंसा बार बार होती रही है वहां के कबीलाई लोगों में, और वहां हथियार जिस रूप में पहुंचते रहे हैं, 750 लोग 1993 में मणिपुर में मारे गए थे। वो हिंसा नहीं थी, उनके साथ हमारी सरकारों ने या हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? उनको क्या न्याय दिया? उनके साथ क्या सचमुच न्याय हुआ? कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। क्या यहाँ संवेदनशीलता सर्वोच्च न्यायालय की कहीं दिखाई दी? उसके बाद भी समय समय पर मणिपुर जलता रहा। उसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण क्या रहा? ये सब सर्वोच्च न्यायालय को विचारना चाहिए और स्वयं पहल करके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन का उपयुक्त अधिकरण तैयार किया जाना चाहिए और कॉलेजियम की जो मनमानी व्यवस्था है, स्वेच्छाचारी व्यवस्था है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और वो व्यवस्था न्यायाधीशों के चुनने की होनी चाहिए जो हमारे न्यायाधीशों में संवेदनशीलता के साथ साथ कठोर और प्रभावी निर्णय और न्याय करने का दिखाई देना चाहिए, जिससे लोगों में संदेश जाए कि न्यायाधीश या हमारा न्यायालय आंख मूंद करके नहीं, आंख खोल करके निर्णय देने का कार्य करता है और जिसके पक्ष में न्याय है और जो वस्तुतः पीड़ित है उसके पक्ष में ही न्याय करता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे में जो विनाशाय च दुष्कृताम का पक्ष है, उसकी उपेक्षा हमारे पुलिस प्रशासन तंत्र में और हमारे न्यायालय में दोनों में दिखाई देती है। तो परित्राणाय साधु नाम सिद्ध कैसे हो सकता है? जब तक दुष्ट दंडित नहीं होंगे, दुष्कर्म करने वाले दंडित नहीं होंगे, तब तक परित्राणाय साधु नाम का दर्शन सिद्ध नहीं हो सकता है। और
विनाशाय च दुष्कृताम की उपेक्षा करके परित्राणाय साधुनाम को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? हमारी न्यायपालिका को यह जरूर सोचना चाहिए। हमारे पुलिस प्रशासन तंत्र को इस रूप में संवेदनशील होने की जरूरत है। हमारे शेष तंत्र को भी संवेदनशील होने की जरूरत है और निर्णय उस तरह का कठोरतम होना चाहिए कि अपराधी भयभीत हो और बेगुनाह निर्भय होकर के विचरण कर सके। यहाँ तो जो निर्दोष हैं वो भयभीत रहते हैं, अपराधी बेखौफ घूमते हैं। ये हमारी न्यायपालिका के ही दोष के कारण है। हमारे देश में जो कानून बने हुए हैं, जब आप स्वतः संज्ञान लेने की पावर रखते हैं तो ऐसे लोग जो 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल, 8-8, 9-9 साल की बच्चियों के साथ दुराचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको मृत्यु दंड देने की व्यवस्था करके समाज में ऐसे अपराधियों को नियमन में लाने का कार्य हमारी न्यायपालिका को क्यों नहीं करना चाहिए? किसने उनका हाथ रोक रखा है? ये सब जो है आज चिंतन का विषय है। मैं अत्यंत पीड़ित होकर के ही ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने मुकदमों को लंबे समय तक न्यायालयों में लटकते हुए अनुभव किया है। और इधर जो मैं देख रहा हूं, हमारी न्यायपालिका में अराजकतावादी प्रवृत्ति और खरीद फरोख्त, न्याय की खरीद फरोख्त की जो प्रवृत्ति बढ़ चढ़ करके हो रही है, भले ही मैं उसको प्रमाणित इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये खरीद फरोख्त का काम कुछ खास वकीलों के माध्यम से और अंतरंग रूप से हमारे न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। रुपए लेकर के न्याय होता है। न्याय बिकता है और मुकदमा साल दर साल चलते चलते युग परिवर्तन की स्थिति तक आ जाता है, लेकिन मुकदमे नहीं चुकता। ये सब जब तक सुधार की सीमा में नहीं लाया जाएगा, जब तक सचमुच न्याय होता दिखाई नहीं देगा, जनता जब तक यह नहीं महसूस करेगी कि हाँ, हमारे देश में न्याय हो रहा है, तब तक सर्वोच्च न्यायालय पर वो लाख अपनी अवमानना को लेकर के किसी को कारागार में डालने का काम करे, दंडित करने का कार्य करे, लेकिन उंगली उठती ही रहेगी। उससे हमारा न्यायाधिकरण बच नहीं सकता है। जहां जहां अत्याचार होता है, दंड देना और वाद न्यायालयों तक लाया जाना, इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है और उसकी ठीक से जांच हो करके शीघ्र जनता को न्याय सुलभ कराया जाना, यही देश की समय की मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सबने मेरी बात को सुना। अपनी टिप्पणी जरूर दें और सब्सक्राइब जरूर करें।